हाय फ्रेंड्स, एचआरएम का यूनिट 7 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सीईओ एंड हिज एंड हर टीम। तो सीईओ के बारे में पूरा चैप्टर आपका रहेगा कि सीईओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है, कैसे वो टैलेंट मैनेजमेंट में एचआर को सपोर्ट करता है। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, इसको लेके आपका 1 नंबर का मेमोरी बेस ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया। जॉब फैमिली क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। तो ये सारे 5-6 टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीईओ को लेके है कि इसके क्या फंक्शंस है। ठीक है, तो सीईओ अपना तो काम करता ही है, साथ साथ टैलेंट मैनेजमेंट में भी ये एचआर को सपोर्ट करता है। बहुत से अलग अलग रिसर्च हुए और वहाँ पे पता लगा कि सीईओ अपना 20%, अगर हम एवरेज टाइम की बात करें तो सीईओ का 20% टाइम जाता है टैलेंट मैनेजमेंट में, टैलेंट को मैनेज करना। अब टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है? टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो रिक्वायर्ड टैलेंट है उनको मैनेज करना, उनको अच्छी ट्रेनिंग दिलाना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के एक वैल्यूएबल असेट बन सके। ठीक है, तो वो सब आपका टैलेंट मैनेजमेंट इसमें होता है। कि थोड़ा सा मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन बताया, बहुत ज़्यादा जो है डिटेल इस चैप्टर में आपका दिया गया। सो जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो सीईओ की पोजीशन होती है, इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट स्ट्रेटेजी प्लान एंड पॉलिसी एस्टैब्लिश बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी प्लान या पॉलिसी बनाई है, ठीक है, स्ट्रेटेजी प्लान या जो भी पॉलिसी बनाई है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी जो है आपके सीईओ की होती है। जो सीईओ है, अगर ये पुरानी बात की और नई बात की, पहले सीईओ अलग होता था लेकिन अभी जो है एमडी का सीट सीईओ के साथ अटैच कर दिया गया। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज बीइंग अटैच्ड टू द सेम इनकम्बेंट एग्जीक्यूटिव एडिशन टू द डेजिग। यानी अब जैसे आपने सुना होगा एमडी एंड सीईओ, तो सीईओ की जो पोस्ट है उसको मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ अब कंबाइन कर दिया, ये सीट जो है कंबाइन है। तो कुल मिला के जो एग्जीक्यूटिव है इसकी 2 रोल है, एक तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब हु डायरेक्टली रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हो गया? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहा है। और सीईओ कौन हो गया? जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन में देख रहा है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीईओ। तो सीईओ क्या क्या काम करता है? तो कई सारे अलग अलग रोल जो है सीईओ को पूरे करने होते हैं। वो कौन कौन से रोल है, वन बाय वन इसको देखेंगे। सो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या काम करता है, तो मेनली जो है 4 टाइप के रोल वो परफॉर्म करता है। प्लान, कोई भी जो है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज, उस चीज को पूरा ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना और कंट्रोल। तो ये मेन जो है 4 सीईओ के फंक्शंस होते हैं। ये जो 4 वर्ड्स हैं 1916 में हेनरी फेल ने डिस्क्राइब किया था सीईओ को लेके। ठीक है, तो हेनरी फेल ने बोला था कि जो सीईओ का काम है प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना और कंट्रोल करना ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये काम बताया गया। टाइम टू टाइम रिसर्च हुई और फिर जो है सीईओ के कुछ रोल्स जो है क्लासिफाई किए गए कि क्या क्या काम एग्जैक्टली वो करता है। पहला जो है वो है आपका फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब होता है कि इसको ऐसी एक्टिविटी करनी होती है सीईओ को जो उसको एक सोशल, लीगल या सेरेमनियल ड्यूटी परफॉर्म करे। एग्जाम्पल के तौर पे सोशल ड्यूटी क्या हो सकती है? कोई मान लीजिए पब्लिक अपीयरेंस में जाना है या कोई इवेंट अटेंड करना है, तो ये सोशल ड्यूटीज हो गई। लीगल मतलब कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट को साइन करना है या कोई और लीगल चीज है जिसमें सीईओ के साइन से वो चीज पूरी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीगल। मान लीजिए किसी पर्सन ने कंपनी पे ही कोई केस कर दिया, तो उसके खिलाफ जो फाइनल हियरिंग होगी या जाना नहीं जाना, तो कुछ चीजें जो है लीगली तौर पे इसको साइन करनी होती है। सीईओ जो है ऑर्गेनाइजेशन को लीगल वे में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है फिगर हेड वाली ड्यूटी इसकी हो गई। सेकेंड इसका जो रोल है वो है आपका लीडर रोल। लीडर रोल क्या होता है कि ये जो अपने नीचे जो लोग काम करते हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट है, उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करता है, प्लस जो है उनको मोटिवेशन देता है। तो मेनली इसमें ये हो गया कि जो इनके सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेट है उनको मोटिवेट करना, ठीक है, और उनको मोटिवेशन देना, उनको डेवलप कराना। तो ये जो है लीडर रोल आपका हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका लेजन रोल। ये जो लेजन वर्ड है इसका मतलब होता है तालमेल बना के रखना। तो ये क्या करता है? एक्सटर्नल पार्टीज के साथ जो है ये रिलेशन बना के रखता है। यानी इसमें जो आपका लेसन रोल है, इसमें सीईओ का जो रोल है वो है कि आउटसाइड ऐसे लोगों से डील करना जो ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर के हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपके कोई गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया, ठीक है, उनके साथ कोई कंपनी की डील हो रही है या कोई सप्लायर हो गया, तो उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, ये इसका तीसरा रोल हो जाएगा। चौथा हो जाएगा इसका मॉनिटर रोल, मॉनिटरिंग करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉल्वमेंट को समझ सके कि किस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है। तो वो हो जाएगा इसका मॉनिटर रोल। पांचवा इसका एंटरप्रेन्योर रोल। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि डिसीजन लेना। एज ए एंटरप्रेन्योर आपको क्या करना होता है? नए नए आइडियाज हैं जो है उनको लेके डिसीजन लेना होता है। ठीक है, सो चेंज या जो न्यू आइडियाज है उसको ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना एंटरप्रेन्योर का रोल हो गया। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, एक अच्छी डिसीजन लेना एंटरप्रेन्योर का रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर का मतलब होता है कि
कैसे कैसे रिसोर्स को, द सीईओ डिसाइड हु विल गेट व्हाट इन द फर्म, रिसोर्सेज को एलोकेशन करना, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में कितने स्टाफ होंगे, ठीक है, या कोई भी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन, रिसोर्स, रिसोर्स कोई भी हो सकता है, या तो ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, या कुछ और चीजें, कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या चीजें कितनी होंगी, तो उस तरह से रिसोर्स एलोकेटर के तौर पे ये काम करता है। नेक्स्ट है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर का मतलब क्या होगा कि कंपनी का नेगोशिएशन करवाना, कोई भी डील हो रही है या कंपनी की यूनियन के साथ डील हो रही है, किसी भी बाहर के पर्सन के साथ डील हो रही है, तो नेगोशिएशन मतलब बातचीत जो है आपका सीईओ यहाँ पे करवाता है। तो एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं द चीफ एग्जीक्यूटिव मस्ट सर्व एज द की लिंक बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ओनर। तो ऑर्गेनाइजेशन और उसके एनवायरमेंट के बीच में लिंकेज का ये काम करता है। इन जनरल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर हम जनरली बोले कौन कौन सी ड्यूटी सीईओ को दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे 15-16 रोल्स यहाँ पे सीईओ के बताए गए। सो पहला है कि लीड करना, किस तरह से लीड, इसमें क्या होगा कि जो सीईओ है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलके जो है कंपनी का प्लान बनाएगा या स्ट्रेटेजी बनाएगा कि कैसे हम अपनी कंपनी को डेवलप कर सकते हैं, तो ये पहला रोल हो गया। सेकंड हो गया, सीईओ इस बात को भी देखेगा कि कंपनी के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं वो पूरे किए जाएं, ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी बनाई गई कंपनी की, तो उस हिसाब से वो स्ट्रेटेजी पूरी हो, ताकि कंपनी के, जैसे कंपनी ने कुछ शॉर्ट टर्म या अपने लॉन्ग टर्म गोल बना रखे हैं कि हमें यहाँ पहुंचना है या लॉन्ग टर्म में हमें यहाँ पहुंचना है, तो वो चीज पूरे हो या ना हो, उस चीज को मेक श्योर करना भी सीईओ का जिम्मेदारी होता है। तीसरा आपका स्टाफ को ऑर्गेनाइज करना, तो सीईओ को ये भी जिम्मेदारी होती है कि सही पर्सन को हायर किया जाए एंड टर्मिनेट स्टाफ एज नेसेसरी टू एनेबल, तो ऐसे लोग जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या सही पर्सन को सही जगह पे हायर किया जाए, या जब नेसेसरी हो तो अन्य ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उनको टर्मिनेट करना, तो ये भी हो जाएगा आपका सीईओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला होता है कि जो सीईओ है वो ये भी देखता है कि जो कंपनी का एनुअल बजट है उसको मैनेज करना, ठीक है, कितना पैसा कंपनी जो है बजट जो बनाया गया उस हिसाब से कंपनी कितना खर्चा कर रही है, उस खर्चे का एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी विद इन द ऑथराइज, मतलब जो भी कंपनी का खर्चा हो रहा है वो बजट के हिसाब से होना चाहिए। हर साल हर कंपनी अपना बजट बनाती है कि इतना इतना खर्चा इस इसमें होना चाहिए, मार्केटिंग में इतना खर्चा होना चाहिए, प्रोडक्शन में इतना होना चाहिए, ठीक है, सैलरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हर चीज का कंपनी ने जो बजट बना रखा है, तो सीईओ इस बात को भी इंश्योर करता है कि खर्चे उसी बजट की लिमिट में होने चाहिए। अगला रिस्क, कंपनी को जो जो रिस्क होते हैं उन रिस्क को मॉनिटर करना और रिस्क को मैनेज करना, यानी रिस्क को मॉनिटर करना, टाइम टू टाइम उसको मैनेज करना, ये भी जो है सीईओ की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे रोल जो है सीईओ को दिए गए, और सीईओ ये भी देखता है कि प्रॉपर जो आपका कंट्रोल सिस्टम है वो सही तरह से काम कर रहा है। और कंपनी जो सीईओ है वो इस बात को भी इंश्योर करता है कि कंपनी जो है वो अपना इथिकल वे में काम कर रही है और लॉ के हिसाब से काम कर रही है, मतलब कोई कानून का ब्रेक तो नहीं हो रहा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये चीज भी आपका सीईओ देखता है। और कोई चीज इथिकली हो रही है कि नहीं हो रही है, अनइथिकल मतलब ऐसी चीजें जो आपको लगती है गलत है, मतलब कोई भी चीज जो लोगों को आप हार्म पहुंचा रहे हैं किसी भी वे में, तो इस तरह की अनइथिकल चीजें नहीं होनी चाहिए, चीजें इथिकली वे में काम करे, ये देखना भी सीईओ का जिम्मेदारी होता है। सीईओ इस बात को भी इंश्योर करता है कि जो कंपनी है वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी समाज के लिए भी जिम्मेदारी बनती है ना, तो वो जिम्मेदारी बैंक या ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रही कि नहीं कर रही, ये चीज भी सीईओ देखता है। वो तालमेल बनाता है मैनेजमेंट के बीच में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, तो ये काम भी आपके सीईओ का ही होता है। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, या एम्प्लॉयज हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, ये भी आपके सीईओ का ही काम होता है। कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज कर रही है, ठीक है, उनको अप टू डेट रखना, मतलब क्या क्या एक्टिविटी कर रही है, सीईओ उस पर पूरी की पूरी नजर रखता है कि हमारी कंपनी क्या एक्टिविटी कर रही है, ठीक है, तो इन सभी चीजों पे सीईओ प्रॉपर नजर रखता है। 12 पॉइंट बोला है कि सीईओ इस बात को भी इंश्योर करता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन या एनफ इन्फॉर्मेशन मिल सके ताकि वो डिसीजन ले सके, यानी जो इन्फॉर्मेशन कंपनी को चाहिए, तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ताकि सही डिसीजन लिया जा सके, तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी भी आपके सीईओ की होती है। नेक्स्ट है टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ ऑल पब्लिक डिस्क्लोजर, कंपनी कोई भी पब्लिक डिस्क्लोजर कर रही है पब्लिक को, या मान लीजिए कितना हमने प्रॉफिट कमाया, कितना हमारा अगर बैंक की बात करें कितना एनपी हो गया, तो जो भी चीज पब्लिक को मालूम होनी चाहिए, ठीक है, वो सही हो। इंटीग्रिटी का मतलब ट्रूथ हो, कोई झूठ मूठ ना हो, तो ये बात मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पब्लिक को शेयर की जा रही है, ये जिम्मेदारी भी सीईओ की होती है। अगला आपका जो सीईओ है वो क्या करता है, टू डेवलप बोर्ड एजेंडा इन कंसल्टेशन विद चेयरमैन, तो सीईओ क्या करता है, चेयरमैन के साथ मिलके
डिसाइड करता है कि जो बोर्ड की मीटिंग हो रही है उसमें क्या क्या टॉपिक्स पर डिस्कस होना चाहिए। तो एजेंडा मतलब क्या क्या टॉपिक्स या किस किस विषय में बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, तो सीईओ चेयरमैन के साथ मिलकर वो भी डिसाइड करता है। सीईओ को ये भी रहता है कि अगर कोई अर्जेंसी आ गई तो वो स्पेशल मीटिंग भी बुलवा सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो सीईओ को ऐसा लगता है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि एक स्पेशल मीटिंग है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है या इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करवाना है, तो इसके लिए वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है। एक और है कि जो सीईओ है वो चेयरमैन के कंसल्ट के बाद या चेयरमैन के साथ मिल के प्लान करता है डेट, टाइम, लोकेशन। जो भी आप जानते हैं ना, कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के ओरिजिनल मालिक होते हैं, ठीक है। तो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करवानी है शेयर होल्डर के साथ, तो कौन से टाइम पे, किस जगह पे, क्या लोकेशन पे होगा, तो वो चीज़ भी जो है सीईओ चेयरमैन के साथ मिलके जो है डिसाइड करवाता है, ठीक है। तो इतने सारे रोल आपके सीईओ के यहाँ पे दिए हुए हैं। 2 रोल और है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, 17 और 18। टू सिट ऑन द कमिटी ऑफ बोर्ड व्हेन अप्रोप्रिएट एज डिटरमाइन। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा सोचते हैं कि ज़रूरत है कि हम सीईओ को भी अपने बोर्ड का पार्ट बनाएं, तो उस केस में जो सीईओ है वो किसी किसी बोर्ड की कमेटी का मेंबर भी बन सकता है, ठीक है। हर केस में नहीं होगा, लेकिन अगर बोर्ड को ऐसा फील होता है, बोर्ड ऐसा सोचते हैं कि ये सही रहेगा, ये अप्रोप्रिएट रहेगा कि इस सीईओ को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी का पार्ट बनाए, तो उस केस में उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी बिठाया जाएगा या उनको कमेटी का पार्ट भी बनाया जा सकता है। किनको दोस्तों? सीईओ को। लास्ट है कि जो सीईओ है उसको चाहिए कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है, वो प्रॉपरली आपके ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे और वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनकरेज करे। एक अच्छा एग्जांपल, मतलब सीईओ जब अच्छे से काम करेगा तो बाकी लोग भी तो उसको देख के वही सीखेंगे ना। तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज है उन सबको वो अच्छे से माने और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे, ठीक है। तो इतने सारे रोल यहाँ पे सीईओ के यहाँ पे दिए गए। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे सीईओ सपोर्ट करा रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसी टाइप का सपोर्ट चाहिए, बाहर के लोगों के साथ कोई मीटिंग करानी, शेयर होल्डर के साथ कोई मीटिंग होनी है, पब्लिक अपीयरेंस जाना है, कोई भी इंफॉर्मेशन मार्केट को बतानी है तो वो सही होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी देखता है कि मतलब सारी कंपनी की एक्टिविटी पे पूरी नज़र रखता है कि किस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन बतानी है शेयर होल्डर, कंपनी एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, तो सीईओ वो भी देखता है। मैनेजमेंट और बोर्ड के बीच में वो तालमेल बना के रखता है। वो ये भी देखता है कि जो कंपनी है उसका कंट्रोल सिस्टम सही तरह से काम करे, जो सालाना बजट है कंपनी के खर्चे उसी बजट में हो, जो ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क है उन रिस्क का असेसमेंट यानी मूल्यांकन करना, क्या क्या रिस्क है, कैसे इस रिस्क को मॉनिटर कंट्रोल करते हैं, ये जिम्मेदारी भी सीईओ की होती है। वो ये भी देखता है कि सही स्टाफ को सही जगह पर बिठाया गया कि नहीं बिठाया गया, प्लस कोई पर्सन जो मतलब ज़रूरत पड़े तो फायर भी किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है स्टाफ को, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो ये भी देखता है कि कंपनी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो प्लान्स है, जो गोल्स है, पूरे होने चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ वो मिलकर प्लान बनाता है कि कैसे कंपनी की स्ट्रेटेजी को पूरा किया जाएगा। तो इतने सारे 17-18 रोल यहाँ पे सीईओ के आपको बताएंगे। इसमें से कुछ आप याद कर सकते हैं, डायरेक्टली इसमें से तो क्वेश्चन नहीं बन सकता कि क्या क्या रोल है क्या क्या नहीं है, पर हाँ इस तरीके का बन सकता है कि मान लीजिए 5 रोल दे दे यहाँ पे या 4, विच इज नॉट द रोल ऑफ सीईओ, इस तरह से कुछ हो सकता है, एक आउट रहेगा। तो थोड़ा बहुत बस आपको बेसिक रीडिंग से आइडिया लग चुका होगा कि सीईओ काम क्या क्या करता है। नेक्स्ट आपका सीईओ एंड टैलेंट मैनेजमेंट। सो टैलेंट मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, ये एक नंबर का पूछ सकते हैं दोस्तों। सो टैलेंट मैनेजमेंट का क्या मतलब है? ये एक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई, मैनेज एंड डेवलप इट्स पीपल नाउ एंड फ्यूचर। तो टैलेंट मैनेजमेंट का बहुत सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए जैसे कोई कोच है, ठीक है, कोई भी टीम चल रही है जिसका कोच है, उस कोच के पास मान लीजिए 12th क्लास के 20 स्टूडेंट्स हैं, 12th क्लास में 20 स्टूडेंट है, तो वो कोच देखता है कि उन 20 स्टूडेंट में से जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक टैलेंट है, उनको अगर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी टीम को ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कोच को ऐसा लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि उसने 20 लोगों में से 2 लोगों में स्पेसिफिक टैलेंट देखा, यानी क्लास में 20 बच्चे, 30 बच्चे, उसमें से 1 या 2 बच्चे ही टैलेंटेड है कोच के हिसाब से, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर टैलेंट मैनेजमेंट का वही मतलब है। यहाँ पे कोच अब क्या करेगा, वो जो 2 लोग हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग देगा, एक्स्ट्रा उनको टाइम देगा, जितने एफर्ट्स एक्स्ट्रा हो सके वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी बोलेगा, अपने स्कूल को बोलेगा कि ये जो बच्चे ये आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं तो इनको हमें अच्छे से मैनेज करना चाहिए ताकि हमारे स्कूल का भी नाम हो। ये जो प्रोसेस है ये एक तरीके का टैलेंट मैनेजमेंट, मतलब सेम यही काम ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पहले आइडेंटिफाई करती है, जैसे कोच ने आइडेंटिफाई किया कि ये जो 2 बच्चे भी हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं, तो उन 2 बच्चों को, उन 2 स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया गया, फिर उनका प्रॉपर मैनेज किया गया, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया, उनको डेवलप किया गया ट्रेनिंग के थ्रू, ताकि
जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अभी की और फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। यानी ये ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सेस दिलाएंगे फ्यूचर में। ये मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लान है। अब मान लीजिए उन बच्चों को आपको किसी नेशनल या इंटरनेशनल गेम में खिलाना है, तो वो 1 महीने का या 1 साल का प्रोसेस नहीं, उसमें 5 साल, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 4 साल ऐसा लग सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है टैलेंट मैनेजमेंट। सो टैलेंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि अभी हमारी करंट या फ्यूचर की क्या डिमांड है। ठीक है, हमारे प्लान के हिसाब से हमारी क्या डिमांड है, किस टाइप की योग्यता या कॉम्पिटेंसी है, उसका ये मेजरमेंट भी करती है। ठीक है, और इसके साथ ये जो कंपनी है वो आइडेंटिफाई वेज टू ऑब्टेन एंड रिटेन दोज हु आर क्रिटिकल टू सक्सेस। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करती है और लॉन्ग टर्म तक अपने पास बना के रखती है, रिटेन रखती है, जो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका तरीका हो गया टैलेंट मैनेजमेंट का। तो टैलेंट मैनेजमेंट सुनने में ऐसा लग रहा है कि जैसे एचआर है, पर ये एचआर नहीं है। सो टैलेंट मैनेजमेंट डिफर कैसे एचआर से, तो क्या डिफरेंस है, तो कुछ तरीकों से ये डिफरेंस है। क्योंकि जो एचआर है, एचआर का मेन फोकस क्या है, एचआर का फोकस होता है कि हायर करना लोगों को, ठीक है, ट्रेनिंग करना, रिटेन करना, ये एचआर का काम होता है। टैलेंट मैनेजमेंट एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म अप्रोच है। सो हायरिंग, ट्रेनिंग, रिटेंशन जो है ये एचआर डिपार्टमेंट देखता है। लेकिन अगर हम बात करें टैलेंट मैनेजमेंट की, तो टैलेंट मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि लॉन्ग टर्म तक ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाए, लॉन्ग टर्म की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करे। मतलब एम्प्लॉयज का ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना, ये टैलेंट मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है। अगर हम एचआर की बात करें तो एचआर का मेन काम है एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस, जैसे कैसे पेमेंट देनी है, कब छुट्टी अप्रूव करानी, क्या बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों पे एचआर फोकस करता है। अगर हम टैलेंट मैनेजमेंट की बात करें तो वो ज़्यादातर जो भी टॉप टैलेंट है उन पे फोकस करता है। यानी एचआर सभी पे फोकस कर रहा है, सबकी सैलरी मिल ले, सबको जो भी कंप्लेन है एम्प्लॉय की उसको सॉल्व किया जाए, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ज़्यादा है एचआर का। लेकिन टैलेंट मैनेजमेंट में जो होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप टैलेंट है सिर्फ उन्हीं पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो वो जगह आपका टैलेंट मैनेजमेंट। और तीसरा पॉइंट हो गया कि जो टैलेंट मैनेजमेंट है ज़्यादातर ये लॉन्ग टर्म प्लान आपका होता है। कंपनी के जो गोल है उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की जाती है। अगर हम एचआर की बात करें तो वो डे टू डे ऑपरेशन या डे टू डे कैसे अपने स्टाफ को डील करना है, तो वो आपका एचआर उस चीज़ पे फोकस करता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक आपको स्टडी बताई है कि 20 जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट है उनसे इंटरव्यू किया गया था एक रिसर्च पर्पज के लिए। तो उस 20 में से जो है 30 से 35% मतलब 7 लोगों ने ऐसा बोला 20 में से कि हम 30 से 50% टाइम जो है टैलेंट मैनेजमेंट पे लगाते हैं। ये कंपनी के सीईओ की बात की जा रही है। यानी कंपनी के जो सीईओ है उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो है टैलेंट को मैनेज कराओ। तो रिसर्च की गई कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं या ऐसी कितनी कंपनी के सीईओ है जो अपना टाइम लगाते हैं टैलेंट को मैनेज करने के लिए। टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, अभी हमने देख लिया, एचआर से उसका डिफरेंस भी देखा। ठीक है, तो जो कंपनी सी 20 उसमें से 7 ने बोला कि हम 30 से 50% जो टाइम है, सीईओ ने बोला कि हम 30 से 50% टाइम जो है टैलेंट मैनेजमेंट पे लगाते हैं। फिर बाकी के 7 लोगों ने बोला कि हम 20% टाइम लगाते हैं। फिर बाकी लोगों ने बोला हम 5 से 15% टाइम लगाते हैं। यानी एक अगर हम एवरेज ले लें तो 20% जो टाइम है सीईओ का वो टैलेंट मैनेजमेंट में जाता है। ये बहुत एक सिंपल सी लाइन होगी कि एवरेज बता दीजिए कितना है। तो एवरेज कोई भी जो कंपनी है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, एवरेज जो है वो 20% टाइम वो टैलेंट मैनेजमेंट पे लगाती है। यानी इंपॉर्टेंट लोग, ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को इंप्रूव कराना, ऐसे लोगों को डेवलप कराना, ये सब चीजें जो है टैलेंट मैनेजमेंट में दी जाती है। यानी सीईओ एक तरह से एचआर को इसमें सपोर्ट कर रहा है। सीईओ ने जैसे मान लीजिए किसी पर्सन में कोई स्पेसिफिक टैलेंट है, ठीक है, सीईओ को काबिलियत पता लगी या सीईओ खुद देख रहा है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब सीईओ बात दे देगा एचआर को, फिर वो एचआर की जिम्मेदारी होगी किस तरह से ये करवाना है। यानी सीईओ एचआर के कोऑर्डिनेशन के साथ ऐसा करता है। और ये नहीं कि सीईओ की प्रॉपर जिम्मेदारी दी गई आपको करना ही करना है, पर बहुत से जो बड़ी बड़ी कंपनी है वहाँ के सीईओ ऐसा करते हैं कंपनीज को अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, और ये जो कंपनियां ली गई थी इसमें जिनका मतलब इंटरव्यू हुआ था 20 में से, ये $1 बिलियन एनुअल रेवेन्यू वाली कंपनी, मतलब इनका रेवेन्यू सालाना $1 बिलियन होता है। तो ये सारी की सारी अच्छी ब्रांड इमेज वाली कंपनी, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी कंपनी से इंटरव्यू किया। तो ये जो है बड़ी बड़ी कंपनीज की जो है इंटरव्यू से पता लगा था। फिर शॉर्ट में क्या पता लगा, शॉर्ट में यही पता लगा कि जो सीईओ अपना 20% टाइम टैलेंट मैनेजमेंट पे लगाते हैं। सीईओ जो है रिस्पॉन्सिबल है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो टैलेंट मैनेजमेंट को यूज किया जाए। ठीक है, जो टैलेंट मैनेजमेंट है उसमें कोई इंडिविजुअल पीस मिल फैशन नहीं हो रहा, मतलब किसी स्पेसिफिक चीज पे फोकस नहीं हो रहा, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट आपके एम्प्लॉयज का यहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट है सीईओ रोल इन टैलेंट मैनेजमेंट। तो सीईओ क्या रोल प्ले करता है टैलेंट मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने यही देखा दोस्तों कि टैलेंट मैनेजमेंट के लिए
मतलब टैलेंट मैनेजमेंट एक्जैक्टली होता क्या है? जो सही टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मैनेज और डेवलप कराना, कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए, वही आपका होता है टैलेंट मैनेजमेंट। तो ये काम तो एचआर भी करता है। डिफरेंस क्या है? एचआर का काम है कि ट्रेनिंग दिलाना, हायर करना, रिटेंशन बनाए रखना। सीईओ का काम है कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना। एचआर का मेन फोकस आपको सैलरी देना, छुट्टी देना, बेनिफिट देना, या कोई कंप्लेन है उसको रिजॉल्व करना। टैलेंट मैनेजमेंट जो है वो ये देखता है कि जो एम्प्लॉयज है उनको इंप्रूव किया जाए। टैलेंट मैनेजमेंट जो है लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता है। एचआर डे टू डे जो टास्क है उसको पूरा करवाता है। फिर एक स्टडी कंडक्ट की गई, रिसर्च किया गया, 20 जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लीडर से पूछा गया कि आप टैलेंट मैनेजमेंट में कितना टाइम लगाते हैं। तो सीईओ ने बोला कि 7 कंपनी के सीईओ ने बोला 30 से 50%। दूसरी 7 कंपनी के सीईओ ने बोला 20%। जो बाकी कंपनियां बच गई उन्होंने बोला कि 5 से 15% टाइम हमारा टैलेंट मैनेजमेंट पे जाता है। तो कुल मिला के आपको ये पता लग चुका होगा कि टैलेंट मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे यहाँ पे नीचे जो है ये जो इंटरव्यू लिया गया था, ये कंपनियां साल में $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। यानी ये सारी ब्रांड वाली कंपनी, बहुत स्ट्रॉन्ग इनका ब्रांड है, तो इस टाइप की कंपनीज है। फिर आगे नीचे कुछ पॉइंट्स बोले कि क्या कुछ पॉइंट्स निकल के आए रिसर्च में। तो रिसर्च में ये जो है निकल के आया कि ज़्यादातर जो सीईओ वो अपना टाइम टैलेंट मैनेजमेंट पे लगाते हैं। 20% जो है एवरेज सीईओ अपना टाइम टैलेंट मैनेजमेंट पे लगाते हैं। और टैलेंट मैनेजमेंट एक पीस मिल फैशन नहीं है। ऐसा नहीं कि एक टाइम आपने टैलेंट मैनेजमेंट किया और काम हो गया। ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट आपको एम्प्लॉयज़ का करना होता है। सीईओ का रोल क्या है आपके टैलेंट मैनेजमेंट में? सीईओ किस तरह से अपना टैलेंट मैनेजमेंट का रोल पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि सीईओ मतलब कुछ रिसर्च कंडक्ट की गई और पता लगा कि जो सीईओ है वो अच्छा खासा टाइम एचआर के साथ मिलके जो है टैलेंट मैनेजमेंट में लगा रहे हैं। तो रिसर्च से क्या पता लगा, ठीक है। तो पता लगा कि जो भी एग्जीक्यूटिव है सीईओ उनका इंटरव्यू किया गया, उसमें से 1/4 लोगों ने बोला कि 30% टाइम वो टैलेंट मैनेजमेंट पे लगा रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जो 8 है उन्होंने बोला कि 20% टाइम वो लगा रहे हैं। यानी रिसर्च की गई और उसमें पता लगा कि 1/4 यानी 100 में से जो 25 सीईओ हैं, 1/4 वही हो गया, 1/4। 1/4 सीईओ ने बोला कि हम 30% टाइम टैलेंट मैनेजमेंट पे लगा रहे हैं, और 8 लोगों ने बोला, एस्टिमेट 8 ने बोला कि हम 20% टाइम टैलेंट मैनेजमेंट पे लगा रहे हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट को कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ रहा है, ठीक है। वाइल द एंगेज इन डेवलपमेंट एक्टिविटी, जो सीईओ है वो कंपनी को डेवलप करा रहे हैं या सक्सेशन प्लानिंग कर रहा है। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, ये टॉपिक है। सक्सेशन प्लानिंग को अगर हम शॉर्ट में समझे तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उस इंपॉर्टेंट पोस्ट का जो पर्सन है वो रिटायर हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, या कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी वजह से पोस्ट खाली हो जाए, तो एक ही दिन में आप किसी को भी उस पोस्ट पे नहीं बिठा सकते। आपको पहले से प्लानिंग करनी होती है कि इस इंपॉर्टेंट सीट के लिए कौन सा पर्सन एलिजिबल है, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। किसी भी आपने ऐसे पर्सन को जो प्रॉपर एलिजिबल नहीं है उसको उस पोस्ट में बिठाते तो पूरी कंपनी के डूबने का भी खतरा बना रह सकता है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट सीट में ऐसे पर्सन को बिठाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहिए। तो वही की जाती है आपकी वही होगी एक तरह से आपका सक्सेशन प्लानिंग। तो जो सीईओ है वो सक्सेशन प्लानिंग में लगा रहता है, काफ़ी टाइम उसका वहाँ भी जाता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। लेकिन थोड़ा बहुत जो टाइम है वो आपका टैलेंट मैनेजमेंट को भी वो देता है, ठीक है। टेम्पररी एक तरह से, ठीक है। एडहॉक मतलब कभी कभार बीच में वो टैलेंट मैनेजमेंट में भी अपना प्रॉपर टाइम देता है। ये एग्जैक्टली पता नहीं लग पाया कि टैलेंट मैनेजमेंट से कितना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब टैलेंट मैनेजमेंट से कितना पैसे हमने कमाए वो डायरेक्टली हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि कंपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है नहीं मेजर कर सकते। क्लियरली नहीं बोल सकते कि कितने लोगों के टैलेंट की वजह से कंपनी ने इतने रुपए कमाए। तो क्लियरली मेंशन करना मुश्किल है, क्योंकि सारे लोग मिलके जो है एक टीम वर्क है। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने में एक टीम है, तो जो भी आउटपुट है वो पूरी टीम का है। तो स्पेसिफिक टैलेंटेड लोगों ने कितना पैसा कमा के दिया वो फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो यही आपके सीईओ के कुछ रोल्स की बात की है कि कैसे सीईओ कंपनी के टैलेंट मैनेजमेंट में सपोर्ट देता है। की फीचर्स ऑफ सीईओ लेड टैलेंट मैनेजमेंट, ठीक है। सो टैलेंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप परफॉर्मेंस का एवेल्यूशन करते हैं। तो आप पहले जानना चाहते हैं कि कौन पर्सन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख 2 लाख काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो पहले आप परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अलग अलग टेस्टिंग करते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो गया, असेसमेंट सेंटर। तो कुछ तरीके हैं जिससे आप सही टैलेंट को फाइंड करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग डेवलप कराते हैं, ठीक है। और जो है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कई सारे मेजर्स यहाँ पे लेते हैं। तो हर कंपनी अपनी अलग अलग अप्रोच अपनाती है। एक आपका सीईओ ऑफ कॉर्पोरेटिव ग्रुप जो कंपनी है उसके जो सीईओ है मार्टिन, उन्होंने बोला कि हम जो है 70% ऑफ इट्स प्रमोशन फ्रॉम इंटरनल कैंडिडेट, मतलब हमारे जो खुद के एम्प्लॉयज हैं 70% हम उन्हीं को प्रमोट करते हैं। और हेड हंटर्स जो है हम 80% एग्जीक्यूटिव को लेते हैं। और
यहाँ से देखिए कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पता मतलब क्यों सीईओ क्यों इस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, एचआर तो ये काम कर ही सकता है ना। सो टैलेंट मैनेजमेंट जो है पहले एचआर का ही होता था काम, फिर ये काम जो है आपका सीईओ को दे दिया गया। क्यों ऐसा किया गया, उसका रीजन है कि अभी के टाइम पे जो कंपनी है वो दो फैक्टर्स जो हैं, दो ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से सीईओ ने अपना इन्वॉल्वमेंट देना शुरू किया। पहला है कि आजकल जो ऑर्गेनाइजेशनल शिफ्ट है वो इंटेंजिबल एसेट यानी आपके अंदर जो टैलेंट है, आपकी एम्प्लॉयज में टैलेंट है, उस पर फोकस हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो टैलेंट है बना रहे, तो इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस है वो इंटेंजिबल एसेट यानी टैलेंट पे बना है। इसीलिए हम टैलेंट को मेंटेन करना, उसको मैनेज करना वो जरूरी समझते हैं। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा, जो बोर्ड है वो भी छानबीन करता रहता है कि परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस की टाइम टू टाइम छानबीन होती है। और आजकल के टाइम पे जो इंटेंजिबल एसेट है, जो टैलेंट है, उसको काफी ज्यादा कंपनियां फोकस कर रही है। ये दो मेन फैक्टर्स हैं, ये दो कारण हैं जिसकी वजह से सीईओ का इन्वॉल्वमेंट टैलेंट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा आप पूछ सकते हैं कि किन कारणों से सीईओ जो है इन्वॉल्व हो रहा है। एक तो इंटेंजिबल एसेट पे कंपनी ज्यादा फोकस कर रही है, और दूसरा कैसा एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे हैं, इथिकली कैसा वो काम कर रहे हैं, या परफॉर्मेंस कैसी है, तो उस पर भी काफी स्क्रूटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। इस पर्पज के लिए जो आपका सीईओ है वो भी टैलेंट मैनेजमेंट पे भी अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, उस पर वो प्रॉपर अपना टाइम जो है इन्वेस्ट करता है टैलेंट मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूटिव टीम्स और लाइन मैनेजर्स, ये क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, सो एग्जीक्यूटिव टीम जो है इसको बनाया जाता है टू अचीव स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। कोई बिजनेस का गोल होगा स्पेसिफिक टाइम, मान लीजिए बिजनेस ने कोई गोल बनाया है और बोला है कि विद इन 3 मंथ्स ये गोल पूरा होना चाहिए, तो उसके लिए जो है एग्जीक्यूटिव की टीम बनाई जाती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव की टीम जो है मिल के काम करती है। सो ये जो टीम बनाई जा रही है, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि टीम मेंबर्स आर चोजन बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो जो भी ऑब्जेक्टिव या गोल बनाया है उसको पूरा करने के लिए जो इंडिविजुअल है उनकी एबिलिटी को चेक किया जाता है, और उसके हिसाब से जो है टीम बनाई जाती है। स्टार्टिंग में अगर कुछ मंथ्स की बात करें टीम के बनने के, तो इसका असर इतना ज्यादा नहीं होता, इसका इफेक्टिवनेस भी कम ही होता है। क्यों? क्योंकि टीम के मेंबर्स जो है वो अच्छे से नहीं जानते हैं। ठीक है, उनको अनसर्टेनिटी है कि कैसे टीम काम करेगी, हर मेंबर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसको लेके जो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से स्टार्टिंग में तो ये जो टीम है ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है, लेकिन जैसे जैसे टीम के जो मेंबर्स हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, अपने गोल को अगर वो पूरा करने लगते हैं, तो वो टीम क्या हो जाती है, काफी इफेक्टिव हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम चलती है, पर बाद में क्या होता है कि आपस में टीम मेंबर्स एक दूसरे से लर्निंग करते हैं, और जो टीम है उसको सक्सीड करवाते हैं, जो पर्पस है उस गोल को वो पूरा करवाते हैं। ठीक है, तो वही आपका टीम मेंबर्स में वही होता है कि जो टीम मेंबर्स है स्टार्ट लर्न फ्रॉम वन अनदर, टेक सक्सेसफुल एक्शन टुगेदर, द टीम इफेक्टिवनेस एंड कोहेंसिनेस इंक्रीज। कोहेंसिनेस मतलब होता है आपस में वो कितना मिलजुल बना के काम कर रहे हैं। ठीक है, कितना अच्छा आउटपुट दे रहे हैं मिलजुल के। तो जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है तो जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इससे जो टास्क है, जो गोल है, उसको पूरा किया जाता है, और जो टीम है उसका पर्पस भी पूरा हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो टीम है, एग्जीक्यूटिव टीम काम करती है। अब हम बात करेंगे लाइन मैनेजर्स की। तो लाइन मैनेजर्स क्या होते हैं? सो लाइन मैनेजर्स एक ऐसा सिस्टम है, मतलब ये हायरार्किकल है। हायरार्किकल मतलब कोई ब्रांच है, उसके ब्रांच मैनेजर को मान लीजिए अकाउंटेंट रिपोर्ट कर रहा है, फिर जो क्लर्कल है वो अकाउंटेंट को रिपोर्ट कर रहा है, तो ये प्रॉपर जो हायरार्की चल रही है इसी को बोला जाता है लाइन मैनेजमेंट। ठीक है, so it is an hierarchical chain of command from executive to front line level, a complex management structure in which the top management has total and direct authority and employees report only one supervisor। तो इसमें क्या होता है, जैसे अकाउंटेंट सिर्फ अपने बीएम को रिपोर्ट कर रहा है, बीएम सिर्फ अपने आरएम को रिपोर्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं ना वो सिंगल कोई पर्सन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय किसी भी सिंगल सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं, और जो डिसीजन है वो टॉप से डाउन जाता है। कोई भी अगर डिसीजन लेना है सो टॉप से डाउन जाएगा, यानी ब्रांच मैनेजर और अकाउंटेंट को कोई डिसीजन लेना तो अकाउंटेंट ब्रांच मैनेजर से कंफर्म यहाँ पे करेगा। ठीक है, और इसमें जो सबसे लोएस्ट मैनेजरल पोस्ट में होता है लाइन मैनेजर इस स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये दो टर्म्स यहाँ पे आपकी हो गई है। एग्जीक्यूटिव टीम में स्टार्टिंग में टीम बनाई जाती है, क्या गोल है उस गोल मतलब किसी पर्पस के लिए टीम बनाई जाती है एग्जीक्यूटिव टीम, और एक टाइम होता है कि इस गोल को इतने टाइम में पूरा करना है, तो उसके लिए टीम बनाई जाती है। मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है उनकी एबिलिटी के आधार पे। स्टार्टिंग में टीम अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है, लेकिन बाद में एक दूसरे को समझने लगते हैं, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, म्यूचुअल सपोर्ट की हेल्प से ये जो टीम है सक्सीड कर जाती है, गोल को पूरा करती है, और फिर जो टीम का जो इफेक्टिवनेस है वो भी काफी बढ़ जाता है, और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है, और मतलब वो टीम इस लायक बन जाती है कि कोई भी चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा कर सके, तो बाद में भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ेगी तो इस टाइम टीम को कोई भी वो टास्क दे सकती है।
सेकेंड आपका लाइन मैनेजमेंट, ये हायरार्किकल सिस्टम है जहाँ पे कोई भी पर्सन सिंगल सुपरवाइजर को ही रिपोर्ट करता है। जैसे ब्रांच मैनेजर आरएम को रिपोर्ट कर रहा है, अकाउंटेंट ब्रांच मैनेजर को कर रहा है, क्लर्कल अकाउंटेंट को कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सिंगल सुपरवाइजर है जिसको आप रिपोर्ट करते हैं। इस लाइन मैनेजमेंट में जो सबसे लोएस्ट मैनेजर लेवल का मैनेजर होता है उसको बोलते हैं सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है दोस्तों सक्सेशन प्लानिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसमें से ऑलरेडी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी है कि सक्सेशन प्लानिंग एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है। सक्सेशन प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है, so it is a process for identifying and developing new leaders who can replace old leaders when they leave, retire or die। तो बहुत सिंपल सी बात है कि पुराने लीडर्स को रिप्लेस करना नए लीडर से। पर क्यों रिप्लेस करना? क्योंकि जो पुराने लीडर्स है या तो उनका डेथ हो सकता है, या वो रिटायर हो सकते हैं, या छुट्टी पे जा सकते हैं। तो उनके लिए नए लीडर्स को रेडी करना, डेवलप करना। सो पहला इसमें यही है, पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन जो है, कौन ऐसा नया लीडर है जो पुराने लीडर की जगह ले सकता है। फिर आप उसको डेवलप कीजिए, ट्रेनिंग दिलाइए, ट्रेनिंग और स्किल्स को डेवलप कीजिए ताकि वो पुराने लीडर की जगह ले सके। तो सक्सेशन प्लानिंग बहुत ही सिंपल भाषा में यही है कि पुराने लीडर्स को रिप्लेस करने के लिए जो नए लीडर है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको डेवलप कराना। सो किस तरह से किया जाता है? तो 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है कि सक्सेशन प्लानिंग कर सकती है। और एक और बात हमेशा याद रखना दोस्तों, सक्सेशन प्लानिंग कोई भी छोटी मोटी पोस्ट के लिए नहीं होता, ऐसी पोस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कोई ब्रांच है, बैंक है, उसमें क्लर्क की पोस्ट है, क्लर्क को कोई रिटायर होने वाला है, तो क्या उसके लिए सक्सेशन प्लानिंग होगी? नहीं। कोई पीओ या टीओ रिटायर होगा, मान लीजिए आपका ब्रांच मैनेजर रिटायर होगा, तो क्या इनके लिए होगी? नहीं। ये जो पोस्ट है इनके लिए सक्सेशन प्लानिंग नहीं होती है। सीजीएम रिटायर होने वाला है, या जीएम रिटायर होगा, या सीईओ रिटायर होगा, तो ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट जिनके पास बहुत सारी पावर होती है और इनके एक डिसीजन की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन डूब भी सकती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उस इंपॉर्टेंट पोस्ट में आप बिना छानबीन के किसी को भी नहीं बिठा सकते। ठीक है, तो इसीलिए सक्सेशन प्लानिंग की जाती है। सो सक्सेशन प्लानिंग में एग्जैक्टली होता क्या है? तो इसमें 5 स्टेप है। ठीक है, 5 स्टेप जिसकी हेल्प से ये सक्सेशन प्लानिंग की जाती है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? और स्टेप नंबर 1 में है आइडेंटिफाई की एरियाज एंड पोजिशन। तो पहले आपको अगर प्लानिंग करनी है तो आपको जानना होगा ना कि कौन सा की एरिया, की मतलब इंपॉर्टेंट एरिया या इंपॉर्टेंट पोजीशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सीजीएम की पोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएम की इंपॉर्टेंट है, सीईओ की पोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो है कंपनी फाइंड करती है कि ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग हर सीट के लिए, हर पोस्ट के लिए नहीं की जाती, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट और की एरियाज है उसके लिए की जाती है। तो जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं पहले आपको मालूम तो होना चाहिए वो है क्या, कौन सी सीट है। तो पहला काम वही है कि आइडेंटिफाई की एरियाज। तो इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी पोजिशन है जिसके वैकेंट होने से जो बिजनेस की गोल है अभी या फ्यूचर के गोल पूरे करने बहुत मुश्किल हो सकते हैं। ठीक है, तो उन पोस्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, या ऐसी पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो अगर खाली हो जाए तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी या सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो ऐसे पोस्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो पहला जो स्टेप है उसमें पोस्ट या की एरिया की या की पोजिशन की आइडेंटिफिकेशन, ढूंढना कि कौन सी पोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया सीजीएम और जीएम के लिए चाहिए, तो हमने अपनी जो पोस्ट है वो आइडेंटिफाई कर ली। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, अब आपको कैपेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी होगी कि उस की एरिया के लिए क्या कैपेबिलिटी चाहिए। जैसे सीजीएम के लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए या जीएम के लिए क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा वही है कि आपको कैपेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी कि क्या कैपेबिलिटी की जरूरत पड़ती है सीजीएम की सीट को काम करने के लिए या जीएम के लिए। तो वहां पे आप नॉलेज पता करोगे क्या स्किल्स चाहिए, कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, और ये आपका दूसरा स्टेप है जिसमें आप कैपेबिलिटी पता करते हैं कि क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि ऐसे एम्प्लॉय जो इंटरेस्टेड हो। सो ढूंढना एम्प्लॉय जो इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड एम्प्लॉय को ढूंढना ये आपका स्टेप नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, एंड एक्सेस देम अगेंस्ट कैपेबिलिटी। अब मान लीजिए 100 या 200 लोग बोल रहे हैं कि हम सीजीएम बन सकते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं क्योंकि बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो क्या सभी को आप सीजीएम के लिए सक्सेशन प्लान कर सकते हैं? नहीं। आपको ये देखना होगा कि इंटरेस्टेड एम्प्लॉय में से 100 में से ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें सच में कैपेबिलिटी है, कौन सी कैपेबिलिटी, जिसकी बात हमने यहाँ की थी कि क्या स्किल्स, क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 3 में आपको देखना होता है कि ऐसे एम्प्लॉयज जो इंटरेस्टेड है और उनका आप असेस करेंगे, यानी उनका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, क्षमता है या नहीं है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट है उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या उनकी कॉम्पिटेंसी है, उसको आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो वही देखोगे ऐसे एम्प्लॉयज जिनको अलग अलग चीजें मालूम हो, अलग अलग नॉलेज हो, तो उस तरह के एम्प्लॉय को आप फाइंड करोगे और उनकी कैपेसिटी को, कैपेबिलिटीज को चेक करोगे। स्टेप नंबर 4,
स्टेप नंबर 4 में आप क्या करते हो, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सक्सेशन एंड नॉलेज ट्रांसफर प्लान। चौथे स्टेप में आप इस प्लान को डेवलप करते हो और इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो इम्प्लीमेंट में क्या हो गया कि आप डिफाइन करोगे कि लर्निंग ट्रेनिंग क्या है। तो जो एम्प्लॉय है उनको आप ट्रेनिंग दिलाओगे, उनकी स्किल्स को बढ़ाओगे। अगर कोई लैंग्वेज की जरूरत है, मान लीजिए 3 या 4 लैंग्वेज आनी चाहिए सीजन को, तो वो लैंग्वेज की भी उनको स्किल्स बढ़वाओगे। तो ये सारा काम किया जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में सक्सेशन प्लान आप डेवलप करना शुरू करते हैं, जहाँ पे आप ट्रेनिंग दिलाते हैं, ठीक है, और स्किल्स बढ़ाने के लिए, लर्निंग करवाने के लिए। तो वो सारे स्टेप आप स्टेप नंबर 4 में लेते हैं। स्टेप नंबर 5 जो आपका लास्ट प्लान स्टेप है, इसमें क्या होता है, इवेलुएट इफेक्टिवनेस। यानी आप इसमें अपनी मॉनिटरिंग करते हो कि जो हमने सक्सेशन प्लानिंग की है उसको आप मॉनिटर करने का काम करते हो, चेक करते हो कि हमारा प्लान सही तरह से हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें आप ये देखते हो कि जो भी न्यू लोगों को आपने हायर किया वो सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो की पोजीशन है वो सही तरह से टाइमली फिल हो जाए, इस चीज को भी आप कंट्रोल या एवल्यूशन वाले स्टेप में करते हैं। तो ये 5 स्टेप में आपका सक्सेशन प्लानिंग पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या है कि पुराने लीडर्स को रिप्लेस करने के लिए जो नए लीडर है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको डेवलप करना, वही होता है आपका सक्सेशन प्लानिंग। 5 स्टेप में कंपनी ये करती है। पहले में वो आइडेंटिफाई करती है, मतलब सक्सेशन प्लानिंग सभी सीट के लिए नहीं है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट सीट है उनके लिए। तो पहले कंपनी ढूंढती है कि ऐसी कौन कौन सी सीट है जो इंपॉर्टेंट है, कौन सी पोजीशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है। कैसे पता लगेगा ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है, अगर वो पोजीशन वैकेंट है, खाली है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अभी करंट या फ्यूचर गोल पूरे नहीं हो सकते, या ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी को, हेल्थ को, सिक्योरिटी को खतरा है, तो ऐसी पोस्ट को बोलेंगे कि ये की पोजीशन है या की एरियाज है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया सीजीएम की पोस्ट, मान लीजिए। अगला आता है कि क्या कैपेबिलिटी चाहिए उस पोस्ट को, अगर काम करना चाहिए की एरिया को, तो क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या नॉलेज या स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप नंबर 3 ऐसा कि आप एम्प्लॉय को देखोगे कि ऐसे कौन से एम्प्लॉय हैं जो इंटरेस्टेड है, और उनकी कैपेबिलिटी भी चेक करोगे। ऐसे कोई भी एम्प्लॉय आके बोल रहा है कि मैं सीजीएम बनना चाहता हूँ, तो आपको ये देखना होगा ना इस एम्प्लॉय में कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो वो आपका स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 4 में आप जो है डेवलप कराते हैं और सक्सेशन प्लान को इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप अपने एम्प्लॉय को उसको नॉलेज बढ़वाएंगे, उसको स्किल्स दिलवाएंगे, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दिलाएंगे। तो ये सारे डेवलपमेंट एक्सरसाइज जो है स्टेप नंबर 4 में की जाती है। स्टेप नंबर 5 जो लास्ट है, इसमें आप मॉनिटरिंग करते हो। आप चेक करते हो कि हमने जो सक्सेशन प्लान बनाया वो कितना काम कारीगर है। इसमें आप ये देखते हो कि जो की पोस्ट है, की एरिया है, ठीक है, उनके लिए सक्सेशन प्लान डेवलप हो गया है। प्लस अगर कोई पोस्ट वैकेंट होगी तो टाइमली वो भर दी जाए, और जो नया पर्सन जिसको आपने सक्सेशन प्लान के तौर पे अपॉइंट किया वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीजें जो है स्टेप नंबर 5 में देखी जाती है। चलिए दोस्तों, इसके साथ आपका पार्ट 1 हो चुका है कंप्लीट। पार्ट 2 में आने वाले टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।